हेलो ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एक्चुअली ये चैप्टर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एज यू ऑल नो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक सम तो पक्का आता ही है इस चैप्टर के ऊपर। सो लेट मी फर्स्ट डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ अमलगमेशन या व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन। जब कोई भी दो कंपनी मिल जाता है और एक नया कंपनी फॉर्म होता है, से ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, दीज आर द टू सेपरेट कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज, एंड देन ये लोग जब मिल के एक नया कंपनी, लिमिटेड कंपनी फॉर्म करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अमलगमेशन। मतलब दोनों कंपनी अमलगमेट हो गया और एक नया कंपनी फॉर्म हो गया। अगर हम लोग उसको उल्टा करके देखेंगे तो क्या हो रहा है कि एक नया कंपनी दोनों कंपनी को खरीद ले रहे हैं। सिंपल बात है। हम लोग अगर अकाउंटिंग इक्वेशन के अनुसार देखेंगे, अकाउंटिंग प्रोसीजर से हम लोग देखेंगे कि क्या देखेंगे कि नया कंपनी दोनों कंपनी को खरीद ले रहे हैं। इसको बोलते हैं अमलगमेशन। व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन? एक कंपनी जो दूसरा और एक कंपनी को खरीद ले रहे हैं। मतलब सोचो ए लिमिटेड इज़ डूइंग गुड in a particular business, and what he is going to do is he is going to purchase another company, say B limited। तो उधर क्या हो रहा है, A लिमिटेड B लिमिटेड को खरीद ले रहा है। मतलब ये होने के बाद B लिमिटेड विल ऑपरेट अंडर द रूफ ऑफ A लिमिटेड। जैसे अमलगमेशन में क्या देखा था, इस नया कंपनी के रूफ के अंडर में A लिमिटेड और B लिमिटेड ऑपरेट करेगा। तो ये है डिफरेंस बिटवीन अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन। थियोरेटिकली दिस इज द डिफरेंस। सो इन केस ऑफ अमलगमेशन क्या हो रहा है, एक परचेजिंग कंपनी है जो नया कंपनी है, और वो परचेज कर दोनों कंपनी को, ए लिमिटेड को और बी लिमिटेड को, उसको बोलते हैं हम लोग वेंडर कंपनी। जिसको खरीदा जाता है उसको हम लोग वेंडर कंपनी बोलते हैं, और जो खरीद रहे उसको हम लोग बोलते हैं परचेजिंग कंपनी। सो इन केस ऑफ अमलगमेशन देयर हैव टू बी वन परचेजिंग कंपनी एंड टू वेंडर कंपनी, डिफरेंट वेंडर कंपनी। Whereas in case of amalgamation, एक ए लिमिटेड जो खरीद रहे उसको हम लोग परचेजिंग कंपनी बोलेंगे, और जिसको खरीदा जा रहा है वो उसको बोलेंगे हम लोग वेंडर कंपनी। मतलब इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन देयर आर वन परचेजिंग कंपनी एंड वन वेंडर कंपनी ओनली। तो ये गया थियोरेटिकली कहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस स्टैंड करते हैं। बट इन अकाउंटिंग प्रोसीजर जब हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे, तब ये जो परचेजिंग कंपनी हम लोग अमलगमेशन में जो भी एंट्रीज हम लोग पास करेंगे, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑल्सो इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी सेम बुक, सेम जर्नल एंट्री कंसिडर करेंगे, सेम वे पे हम लोग अकाउंटिंग ट्रीट करेंगे। वेरएज इन अमलगमेशन देयर आर टू वेंडर कंपनी। ये दोनों वेंडर कंपनी में जैसे जैसे हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देंगे, वैसे इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑल्सो देयर इज़ ओनली वन वेंडर कंपनी। उसका बुक में भी सेम वे पे हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। So either accounting wise there are no difference between amalgamation and absorption, other than in case of amalgamation there are two vendor companies, in case of absorption there is one vendor company. Accounting journal entries, मतलब हम लोग शुरू करेंगे वेंडर कंपनी के बुक से। एक्चुअली वेंडर कंपनी इधर क्या है, जो डिलीट हो जा रहा है, जो ऑब्सोलीट हो जा रहा है। वेंडर कंपनी को खरीद ले रहे हैं। इन केस ऑफ अमलगमेशन एक नया कंपनी खरीद ले रहे हैं, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन और एक कंपनी दूसरा कंपनी को खरीद ले। मतलब वेंडर कंपनी डिलीट हो जा रहा है, ऑब्सोलीट हो जा रहा है, उन लोगों का आइडेंटिटी खो जा रहा है। तो वेंडर कंपनी अपना बुक में जो भी जर्नल एंट्रीज करेगा उसको हम लोग पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग परचेजिंग कंपनी बुक में आएंगे। बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू ऑल द जर्नल एंट्रीज आर गिवन इन माई मटेरियल, बट थोड़ा हैफाजर्ड वे में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम आप लोगों को एकदम ठीक तरीका से कि किसके बाद कौन सा जर्नल एंट्री पास करना चाहिए, उस हिसाब से हम आप लोगों को फ्रेश जर्नल एंट्रीज दे देंगे। जब हम अपना कॉपी में दिखाएंगे तब हम जर्नल एंट्रीज को लेकर चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि तब चर्चा करने से और साथ ही साथ आप लोगों को जर्नल एंट्री दिखाने से आप लोगों को और परफेक्टली ये चीज़ समझ में आएगा। सो लेट मी स्टार्ट विद द वेंडर कंपनी फर्स्ट। तो आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द वेंडर कंपनी फर्स्ट, जर्नल एंट्रीज, एंड देन आई विल शो यू वन सम, जिसमें हम लोग देखेंगे वेंडर कंपनी का बुक में कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई होता है वो सब जर्नल एंट्रीज, एंड परचेजिंग कंपनी के बुक में कैसे वो सब चीज़ अप्लाई होता है। बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि इस चैप्टर का वीडियोस बार बार देखना होगा। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज वेल एज इट इज़ अ बिट
tough chapter. So it's not that tough. I must tell you, you have to be very serious while going through this video. Again, I am telling you, you have to be very serious while going through this video, because this is one of the chapter, such a chapter जो जिसको काफ़ी important माना जाता है in the accounting, in accountancy. So चलो एक बार चलते, पहले डिस्कस करेंगे हम लोग वेंडर एंड का बुक में क्या क्या जर्नल एंट्रीज होता है. एमलगमेशन में 2 वेंडर कंपनी होगा तो दोनों में सेम एंट्री होगा. हम लोग अगर एक ही वेंडर कंपनी का चर्चा करेंगे तो दोनों में दूसरा में भी सेम ही होगा. और परचेजिंग कंपनी बुक में कैसे क्या होता है, उसके बाद विल मूव ऑन टू सम्स, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकली वो सब चीज़ को अप्लाई किया जाए. तो लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू शो यू हाउ द जर्नल एंट्री टू बी पास्ड and what are the journal entries to be passed in the books of vendor company. Chapter name amalgamation and absorption. हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी. लिख दिया मैंने जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी. एक्चुअली अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को कि वेंडर कंपनी ऑब्सोलीट हो जा रहे हैं, वो लोग का आइडेंटिटी खो जा रहा है. मतलब दे आर सरेंडरिंग ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू द परचेजिंग कंपनी. मतलब परचेजिंग कंपनी खरीद ले रहे हैं उसको. अब इधर एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो खरीद रहे हैं, परचेजिंग कंपनी जो खरीद रहे हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ भी नहीं मिलता है. तो इसको क्या करना पड़ता है, परचेजिंग कंपनी को कुछ देना पड़ता है वेंडर कंपनी को टू परचेज देयर बिजनेस. ये जो देना पड़ता है परचेजिंग कंपनी को, इसको हम लोग बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन. अब ये परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन cannot be in the form of cash only. मतलब सिर्फ कैश दे के हम लोग किसी भी बिजनेस को नहीं खरीद सकते हैं. It have to be a mixture of cash and equity shares from the part of the purchasing company. मतलब परचेजिंग कंपनी अपना कंपनी का शेयर्स एज वेल एज कुछ कैश या सिर्फ शेयर्स दे सकता है, बट सिर्फ कैश नहीं दे सकते. तो अ मिक्सचर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड कैश दे के उसको वेंडर कंपनी से जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ खरीदना चाहता है वो खरीदना होगा. सो इधर एंटायर बिजनेस खरीद रहे वेंडर कंपनी का, मतलब वो लोग का एसेट्स भी खरीद रहे, वो लोग का लायबिलिटीज़ भी खरीद रहे. तो फॉर दैट व्हाट वेंडर कंपनी हैव टू डू, दे हैव टू राइट ऑफ ऑल देयर एसेट्स, दे हैव टू राइट ऑफ ऑल देयर एसेट्स ऑल एट बुक वैल्यू. मतलब अपना एसेट्स को राइट ऑफ कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब एसेट्स अब कौन खरीद ले रहे, परचेजिंग कंपनी खरीद ले रहे. तो हमको मतलब वेंडर कंपनी को अपना बुक्स में से ये सब एसेट्स को राइट ऑफ कर देना होगा. एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to sundry assets. I will request all of you to write with me for writing of assets, realization account debit to sundry assets. It will be all at book value. मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू के अनुसार हम लोग राइट ऑफ करेंगे. अगर एसेट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं, एसेट्स खरीद ले रहे हैं, तो डेफिनेटली लायबिलिटीज़ भी खरीद ले रहे हैं, क्योंकि एसेट्स पूरा बिजनेस हम ले रहे हैं. मतलब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, मतलब उसके एसेट्स भी टेक ओवर कर रहे हैं, उसका लायबिलिटीज़ भी टेक ओवर कर रहे हैं. दैट मीन्स ये लायबिलिटीज़ भी राइट ऑफ करना पड़ेगा. सो फॉर राइटिंग ऑफ लायबिलिटीज़ इट विल बी सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. इधर लायबिलिटीज़ मतलब ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, मतलब क्रेडिटर्स, डिवेंचर्स, एनी अदर एक्सटर्नल लोन्स और बिल्स पेएबल, कोई भी लायबिलिटीज़ होगा एक्सटर्नल, वो भी एट बुक वैल्यू ही होगा, बट ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटीज़. सो पहला 2 एंट्री इसी सीक्वेंस में आप लोग भी जर्नल एंट्री पास करोगे. पहला 2 एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ एसेट्स, उसके बाद फॉर राइटिंग ऑफ लायबिलिटीज़. उसके बाद मैंने अभी अभी जो चीज़ बताया कि परचेजिंग कंपनी को कुछ देना पड़ता है वेंडर कंपनी को टू परचेज द वेंडर कंपनीज बिजनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज कंसिडरेशंस. Free of cost, nothing is available in this world. So purchasing company have to pay something to the vendor company in the form of cash and equity shares. It may be in the form of only equity shares, but it cannot be in the form of cash. So इधर purchasing company दे रहे तो vendor company को मिलेगा एंट्री होगा परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल, उसका एंट्री होगा परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. परचेजिंग कंपनी मतलब जिस कंपनी खरीद रहे वेंडर कंपनी को, तो इधर नाम दिया रहेगा सामने, तो नाम लिखना पड़ेगा. वेंडर परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. दिस इज द एंट्री फॉर परचेज कंसिडरेशन विच विल बी रिसीवेबल बाय द वेंडर कंपनी फ्रॉम द परचेजिंग कंपनी. सो थर्ड एंट्री परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल. फोर्थ एंट्री परचेज कंसिडरेशन रिसीव. मैंने अभी बताया कि परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल है. अब परचेज कंसिडरेशन किस फॉर्म में वेंडर कंपनी को मिल रहा है,
कैश के फॉर्म में एंड इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में मिल रहे हैं। तो देखिए परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड क्या क्या मिला, इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी और कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी को हम लोग डेबिट किया था इधर। जब हम लोग को परचेज कंसिडरेशन मिल जाएगा तो परचेजिंग कंपनी को हम लोग क्रेडिट करके उसको हटा देगा। तो फिर परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड, फोर्थ एंट्री इट विल बी इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी। तो फोर्थ एंट्री, पहला एंट्री एसेट्स राइट ऑफ, सेकेंड एंट्री लाइबिलिटीज राइट ऑफ, थर्ड एंट्री परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल, फोर्थ एंट्री परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड। फोर्थ एंट्री करने के बाद हम लोग को एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा जिससे प्रॉफिट या लॉस आ सकता है। उस लॉस को या प्रॉफिट को हम लोग फर्दर ट्रीट करेंगे। कहाँ पर ट्रीट करेंगे हम बताएंगे, बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू आफ्टर द फोर्थ एंट्री गेट्स ओवर, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट का काम जैसे ओवर हो जाएगा, यू हैव टू ओपन अ रियलाइजेशन अकाउंट टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी प्रॉफिट और लॉस। सो नाउ आवर फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री विल बी क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। अब हम लोग को ये जानकारी लेना है कि जो वेंडर कंपनी का जो इक्विटी शेयर होल्डर था वो लोग का टोटल क्लेम क्या था, क्योंकि ये जो परचेज कंसिडरेशन, थोड़ा दिमाग से सोचो, ये जो परचेज कंसिडरेशन मिल रहा है वेंडर कंपनी को, वेंडर कंपनी क्या करेगा, यही परचेज कंसिडरेशन अपना शेयर होल्डर के बीच ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। सो ये जो वेंडर कंपनी को जो मिलता है परचेज कंसिडरेशन, ये अपना इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर क्लेम्स। सो इधर क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इसका एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा। अगर रिलेशन प्रॉफिट आता है, फोर्थ एंट्री करने के बाद रिलेशन प्रॉफिट आता है तो रिलेशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट होगा। अगर लॉस आता है तो टू रिलेशन लॉस हो जाएगा। अल्टीमेटली ये तीनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने से हम बार बार बोल रहे हैं आप लोग को कि वीडियो ठीक से फॉलो करना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए। फॉर क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, रिलेशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, ये तीनों को ऐड करके जो आएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर उसका एंट्री हो गया। एंड लास्ट ऑफ ऑल सिक्स्थ एंट्री सेटलमेंट ऑफ क्लेम। अब ये क्लेम को सेटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट किया था अब उसको डेबिट कर देंगे। देखो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और किस चीज़ से इसका क्लेम सेटल होगा, ये जो परचेज कंसिडरेशन मिला था, क्या क्या चीज़ मिला था, इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी मिला था, कैश मिला था, यही सब चीज़ से वो लोग का क्लेम सेटिस्फाई होगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर्स। अब ये सब डेबिट हुआ था उस टाइम जब मिला था वेंडर कंपनी को, आप वो क्रेडिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी और टू कैश। देखिए फोर्थ एंट्री और सिक्स्थ एंट्री में क्या रिलेशन है। जब हम लोग को मिला था परचेज कंसिडरेशन तब हम लोग इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी को डेबिट किया था, कैश को भी डेबिट किया था। अब जब हम लोग वही चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे टूवर्ड्स द शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट कर दिया टू, ये सब चीज़ को जो डेबिट हुआ था उसको टू कर दे रहे, टू करने से ही सेटलमेंट, क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। So this is all about the 6 very important basic entries on these amalgamation chapters. सो एक बार शुरू से और एक बार डिस्कस कर ले। वी हैव स्टार्टेड अमलगामेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर, जिसमें हम लोग वेंडर कंपनी के बुक में जो जो जर्नल एंट्रीज होता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वेंडर कंपनी मतलब जिस कंपनी को खरीदा जा रहा है, जिस कंपनी को खरीद रहे परचेजिंग कंपनी, उसको हम लोग वेंडर कंपनी बोलते हैं। उसमें पहला एंट्री होगा, सिंस वेंडर कंपनी का कुछ आइडेंटिटी नहीं रह रहा है, उसका पूरा एसेट्स और पूरा लाइबिलिटीज़ वेंडर परचेजिंग कंपनी खरीद ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका एसेट्स जो है उसको राइट ऑफ कर देना पड़ेगा। सो राइटिंग ऑफ एसेट्स, क्योंकि बुक्स में तो कुछ एसेट्स है बैलेंस शीट में, तो उसको राइट ऑफ नहीं करने से कैसे होगा, इसीलिए राइट ऑफ करना होगा। पहला एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, ये सब राइट ऑफ बुक वैल्यू में होगा बॉस, ऑल विल बी एट बुक वैल्यू। Number 2, for writing of liabilities.
फॉर राइटिंग ऑफ लाइबिलिटीज सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये भी लाइबिलिटीज जैसे एसेट्स को राइट ऑफ करते हैं वैसे लाइबिलिटीज़ को भी राइट ऑफ करना पड़ेगा, वो भी एट बुक वैल्यू। इधर लाइबिलिटीज़ में ओनली एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को राइट ऑफ करना पड़ेगा, ओनली एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ नीड टू बी रिटन ऑफ। तो एसेट्स राइट ऑफ हो गया, लाइबिलिटीज राइट ऑफ हो गया। अब नेक्स्ट काम होगा परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल, मतलब अभी अभी हम लोग डिस्कस किया था कि अगर परचेजिंग कंपनी को वेंडर कंपनी को खरीदना है, वेंडर कंपनी को हम लोग खरीद रहे हैं, परचेजिंग कंपनी खरीद रहे हैं, तो तब जाके परचेजिंग कंपनी को कुछ देना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। और ये परचेज कंसिडरेशन रिसीव करेगा वेंडर कंपनी, ये वेंडर कंपनी का बुक में है, तो परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल की एंट्री होगा। जिस कंपनी से उसको मिलेगा परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि परचेजिंग कंपनी से उसको मिलेगा इसीलिए उसको डेबिट किया, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट to realization, purchasing company account debit to realization। उसके बाद अब जैसे ही परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल की एंट्री हो गया, अब परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड होगा। तो किस फॉर्म में रिसीव्ड होता है, मैंने अभी अभी डिस्कस किया था कि परचेज कंसिडरेशन कभी भी कैश सिर्फ कैश नहीं होता है, इट हैव टू बी अ मिक्सचर ऑफ कैश एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। तो जो जो चीज़ मिलेगा वो सब चीज़ को सो परचेज कंसिडरेशन अभी अभी मैंने बताया कि सिर्फ कैश के फॉर्म में नहीं होता है, इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में, मिक्सचर ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड कैश हो सकता है, बट सिर्फ कैश नहीं होगा, सिर्फ इक्विटी शेयर्स हो सकता है। तो सिर्फ जैसे इधर हमने एज्यूम किया कि इक्विटी शेयर्स और कैश के फॉर्म में मिल रहे परचेज कंसिडरेशन, तो इधर फोर्थ एंट्री हो गया, जो जो मिल रहा है उसको डेबिट करना होता है, इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी, दिस विल बी फोर्थ एंट्री, दिस विल बी द फोर्थ एंट्री। इसी सीक्वेंस में आप लोग भी लिखोगे एग्जाम सम में, जब हम लोग सम बनाएंगे तब देखेंगे इसी सीक्वेंस में हम लोग लिखते जाएंगे। और उसके बाद अल्टीमेटली फोर्थ एंट्री के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जहाँ से आप लोगों को रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा, जिसको हम लोग फिफ्थ एंट्री में अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे हम जरूर बताएंगे, बट बिफोर दैट आफ्टर फोर्थ एंट्री यू आर सपोज टू प्रिपेयर वन रियलाइजेशन अकाउंट ड्राफ्ट में, और निकालना पड़ेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। एंड देन आवर फिफ्थ एंट्री फॉर क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब ये जो क्लेम हम लोग जैसे ये बिजनेस ऑब्सोलीट हो जा रहा है, मतलब ये बिजनेस खत्म हो जा रहा है वेंडर कंपनी का बिजनेस, तो वेंडर कंपनी का जो भी शेयर होल्डर्स है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो सेटिस्फाई करने के लिए क्लेम जानना पड़ेगा कि वो लोग का क्लेम क्या है, टोटल क्लेम क्या है। तो वो एक टोटल क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर जानना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट। अगर रिलेशन प्रॉफिट आता है तो वो डेबिट होगा, अगर लॉस आता है तो टू रिलेशन लॉस होगा। उसके बाद ये जो तीन है इसको प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो आएगा वो लिख देंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। लास्ट में अब ये क्लेम को सेटल करना है, क्लेम को सेटल करने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर क्रेडिट किया था हम लोग को, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट करना पड़ेगा। और जो जो चीज़ हम लोग को मिला था फोर्थ एंट्री में एज परचेज कंसिडरेशन, वो सब चीज़ को क्रेडिट कर देना पड़ेगा, क्योंकि जब मिला था डेबिट, अब जब दे रहे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे टुवर्ड्स द इक्विटी शेयर होल्डर, तो सबको क्रेडिट कर देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी टू कैश। So this is all the journal entries, 6 very important journal entries you have to learn, rather you have to understand, and then you have to by heart these journal entries, and then we can move on to the sum. So हम लोग आज डिस्कस किया द बेसिक मैटर अबाउट द अमलगामेशन एब्जॉर्प्शन, जिसमें हमने क्या देखा था कि वेंडर कंपनी का बुक में बेसिक 6 एंट्रीज हम लोग को पास करना पड़ेगा, एंड उसके बाद हम लोग सम शुरू कर सकते हैं। वेंडर कंपनी के बुक में वैसे ही करना पड़ेगा, बट बिफोर दैट I must discuss about the purchase consideration in detail. Purchase consideration जो होता है, क्या होता है purchase consideration, मैंने अभी भी बताया था कि अगर किसी भी कंपनी को, तो कोई परचेजिंग कंपनी किसी वेंडर कंपनी को खरीद रहा है, तभी जाके अमलगामेशन या एब्जॉर्प्शन होता है। तब जाके क्या होता है, परचेजिंग कंपनी को कुछ देना पड़ता है वेंडर कंपनी को टू परचेज द एसेट्स, टू परचेज द एंटायर बिजनेस ऑफ द वेंडर कंपनी। इसी को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। और ये परचेज कंसिडरेशन किस फॉर्म में होता है, ये इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में हो सकता है, मतलब परचेजिंग कंपनी अपना इक्विटी शेयर्स दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ परचेज फॉर परचेज कंसिडरेशन। ये प्रेफरेंस शेयर दे सकते हैं अपना, ये कैश दे सकते हैं अपना,
बट ये सिर्फ कैश दे के इस बिजनेस को नहीं खरीद सकता. मतलब परचेज कंसिडरेशन कैनॉट बी ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ a mixture of equity shares, cash and preference shares, but only in cash it's not possible. Only in equity shares and preference shares it is possible, but only in cash it's not possible. तो ये जो चीज़ है, ये परचेज कंसिडरेशन, ये भी हम लोग को किसी किसी सम में कैलकुलेट करना पड़ता है, किसी किसी सम में हम लोग को कैलकुलेट करके दिया हुआ रहता है. तो हम लोग देखते जाएंगे, जैसे जब हम लोग सम करेंगे तब हम लोग देखेंगे कैसे कैसे सम से ये इक्विटी परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए दो किस्म का मेथड होगा जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन ये दो किस्म का होता है. पहला परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट होता है डायरेक्ट मेथड, जिसमें डायरेक्शंस दिया रहेगा या डायरेक्टिव्स दिया रहेगा कि कैसे आपको परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड. कुछ सम में ऐसे होता है कि आपको नहीं दिया रहेगा बट आपको निकालना पड़ेगा बेस्ड ऑन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट एसेट बेसिस. क्या होता है, कुछ समय डायरेक्टली आपको परचेज कंसिडरेशन का कोई डायरेक्शंस या कोई डायरेक्टिव्स नहीं दिया रहेगा. उस समय आपको निकालना पड़ेगा बेस्ड ऑन द टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज ऑफ द वेंडर कंपनी. तो तब जाके उसको हम लोग बोलते हैं नेट एसेट बेसिस. मतलब क्या है कि हम जिस कंपनी का एसेट्स या जिस कंपनी को हम लोग खरीद रहे हैं तो परचेज कंसिडरेशन उसी कंपनी का एसेट्स और लायबिलिटी के ऊपर बेस करके ही कैलकुलेट होगा. क्वाइट ऑब्वियस. अगर हम किसी और का मकान खरीद रहे हैं तो वैल्यूएशन हम उस मकान को देख के ही करेंगे. तो क्वाइट ऑब्वियस अगर हम किसी कंपनी को खरीद रहे हैं, इफ आई एम ए लिमिटेड कंपनी, इफ आई एम परचेजिंग अनदर लिमिटेड कंपनी, तो क्या करेंगे हम उस लिमिटेड कंपनी का क्या क्या एसेट्स है, क्या क्या लायबिलिटीज है, ये देखते हुए हम खरीदेंगे. तो ये कैलकुलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेट एसेट बेसिस. तो हम लोग एक एक करके जरूर आएंगे नेट एसेट बेसिस में कैसे होता है, डायरेक्ट मेथड में कैसे होता है. हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा इस अमलगमेशन या एब्जॉर्प्शन का, जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्शन जब दिया रहता है परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए, उसमें कैसे हम लोग कैलकुलेट करें और उसमें कैसे पूरा सम को कंप्लीट करें. तो फॉर दैट यू हैव टू वेट टिल द नेक्स्ट वीडियो. आज का वीडियो में मैंने बेसिकली कंसेप्ट के ऊपर हाईलाइट किया कि व्हाट इज एग्जैक्टली द अमलगमेशन. एंड और एक चीज़ हम बता दें, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंडर में आता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंडर में क्या होता है कि अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन का जो भी क्लॉजेज एंड प्रिंसिपल्स वो सब दिया रहता है. उसमें आप लोग काफ़ी सारा प्रिंसिपल्स आप लोग को मिलेगा, बट द प्रिंसिपल, द मेन फैक्ट फॉर डूइंग द प्रैक्टिकल सम्स आई हैव गिवन टुडे, दैट इज़ कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, दैट इज़ कि वेंडर कंपनी में 6 बेसिक जर्नल एंट्रीज क्या होता है, एंड साथ ही